हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ PCS यूट्यूब चैनल। PCS यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरत दुबे हमेशा की तरह आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं आज के इस सेशन को लेकर के, जिसका नाम है इंडियन आर्ट एंड कल्चर। हम लोग भारतीय कला एवं संस्कृति जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, प्रत्येक दोपहर 2 बजे सोमवार से लेकर के शनिवार तक हम आप लोगों के लिए ऑल स्टेट PSCs के को ध्यान में रखते हुए जो जनरल स्टडी का कॉमन पोर्शन होता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसी क्रम में आपको अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स और उनके चैप्टर्स पढ़ने को मिलते होंगे। इसी क्रम में सोमवार को हम लोग कला एवं संस्कृति के बारे में अध्ययन करते हैं और पिछला जो सेशन हुआ था उसमें मैंने कला और संस्कृति में हड़प्पा की कुछ कला एवं संस्कृति के ऊपर चर्चा की थी। साथ ही साथ आपको ये भी बताया था कि कला और संस्कृति में क्या संबंध है और ये दोनों क्या होते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को हड़प्पा संस्कृति के बारे में पिछली बार हड़प्पा की कला का पोर्शन लेते हुए वहाँ की जो वास्तुकला है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया था। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं। आज हम हड़प्पा के कल्चर में, आर्ट एंड कल्चर में कल्चर वाला जो पोर्शन है वो बेसिकली पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर में हड़प्पा की संस्कृति जो है वो किस प्रकार की रही है, इसके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी आज के इस सेशन में। अगर देखा जाए तो मतलब हड़प्पा काल के लोग अगर सांस्कृतिक रूप से अपना जीवन व्यतीत करते थे तो उनकी संस्कृति में क्या क्या चीज़ें शामिल होती थी उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और इसमें हम शामिल करेंगे उनकी सामाजिक, धार्मिक और शिल्प एवं उद्योग की दशाओं को, अर्थात उनकी सामाजिक स्थिति में उनका कल्चर कैसा था, यानी उनका समाज किस प्रकार के कल्चर को फॉलो करता था। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि उनका धर्म किस प्रकार के कल्चर को फॉलो करता था। और यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि धर्म और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर एक ही सिक्का हो और उस पर एक ही पहलू बना हो तो वो सिक्का जो है खोटा सा लगता है। उस अनुसार अगर देखा जाए तो इस सभ्यता में भी धर्म और संस्कृति का मिश्रण देखने को मिलेगा ही। शिल्प उद्योग में किस प्रकार की संस्कृति हमें झलकती है इसके ऊपर अंत में हम चर्चा करेंगे। एक एक करके सारी चीज़ों को हम यहाँ प्रदर्शित करना चाहेंगे आपके सामने, और ध्यान से आप इसे समझते भी चलिएगा जिससे कि एक एक पॉइंट आपके क्लियर होते चलें। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो प्राचीन सभ्यताओं में से जो सबसे ज़्यादा एडवांस कल्चर हो सकता था किसी भी सभ्यता का, उसका सबसे ज़्यादा एडवांस कल्चर माना जाता है इतिहासकारों के मध्य। और उस समय की तात्कालीन जो दूसरी संस्कृतियां हैं, चाहे वो किसी भी देश की रही हों, चाइना की रही हों या फिर ईरान की रही हों या कहीं की भी रही हों आसपास, उन सब में अग्रणी जिस कल्चर को माना जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता ही है। और इसके उदाहरण को आप नगर योजन या नगर नियोजन की जो पद्धति है उसके आधार पर तो अग्रणी रख ही सकते हैं। अगर हम भोजन प्रणाली की बात करते हैं तो ऐसा माना गया है इतिहासकारों द्वारा कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो मांसाहारी भी थे और शाकाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रवृत्ति के थे। ठीक है, अर्थात ये दोनों तरीके का दोनों प्रकार के भोजन ग्रहण करते थे। ठीक है, मांस भी खाते थे और जो शाक सब्जियां हैं उनका भी वो कह सकते हैं सेवन करते थे। शाकाहारी होने के नाते आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि इन्होंने चावल जो है वो प्रोड्यूस किया है, बाजरा प्रोड्यूस किया है। ठीक है, बाजरा, चावल, जौ, इस प्रकार के कह सकते हैं कि जो धन या धान्य हैं इनका खेती के प्रमाण मिलते हैं अलग अलग जगहों से। इससे ये निकल करके आता है कि इनका भोजन जो है वो उस तरीके का रहा होगा जो किसी सभ्यता में शाकाहारी भोजन के रूप में जाना जाता हो। इसके अलावा कई जगहों से साक्ष्य मिलते हैं कि वे बकरी या फिर भेड़ इत्यादि का भी सेवन करते थे और इन्हें पालते भी थे। तो इनसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद ये मांसाहारी भी रहे होंगे। इस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग होते हुए देखने को मिलता है, इस प्रकार के खाने की वस्तुओं का प्रयोग देखने को मिलता है, जिससे अंदाज़ा लग सकता है कि ये शाकाहारी भी रहे होंगे। तो भोजन प्रणाली से हमको उनका कल्चर कैसा समझ में आ रहा है कि ये शाकाहारी और मांसाहारी कल्चर को अडॉप्ट करते थे, या यूं कह सकते हैं वो सर्वाहारी थे। ठीक है, उन्हें आप किस रूप में जान सकते हैं, वो सर्वाहारी थे, अर्थात सब कुछ खाने वाले, उनको आप सर्वाहारी कहते हो। क्लियर है, इस क्रम में ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा क्योंकि ये सभी चीज़ें खाते हैं तो सर्वाहारी के रूप में जाने जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे तो हड़प्पा वासियों के वस्त्र की तरफ चलते हैं। भोजन के अलावा अगर हम इनके वस्त्र की बात करते हैं तो वस्त्र जो हैं वो काफ़ी सुसज्जित हैं। और वस्त्र उद्योग में अगर हम देखें तो इनको काफ़ी महारत हासिल है। इसमें सूती कपड़े का ये प्रयोग करते हैं। अगर हम इनके टाइप्स का उदाहरण देखना चाहें तो हमें सूती वस्त्र के उदाहरण मिलते हैं। इसके अलावा
ऊनी वस्त्र के भी हमको उदाहरण मिलते हैं, अर्थात सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और इनके प्रयोग हमको मोहनजोदड़ो से इनके साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो से आपको इसके जो सूती कपड़े के जो साक्ष्य हैं वो देखने को मिले हैं। एविडेंसेस ऑफ कॉटन क्लॉथ जो है वो देखने को मिलता है। और यहीं से हमको ये भी पता चलता है कि इनके कल्चर में खेती में कपास की खेती भी शामिल हुआ करती थी। ठीक है, इतना ही नहीं, चांदी के कह सकते हैं, चांदी से लिपटा हुआ सूती कपड़ा भी हमको देखने को मिला है। चांदी से लिपटा हुआ सूती कपड़ा ऐसा माना जा सकता है कि शायद ये ताबीज़ के लिए प्रयोग किया गया होगा। तो इससे जब धार्मिक प्रवृत्ति हम पढ़ेंगे तो हम अर्थ निकालेंगे कि शायद ये तंत्र मंत्र में भी विश्वास रखते रहे होंगे या वगैरह। इतना ही नहीं, सूती वस्त्रों के उदाहरण जो हैं, इनके समय में फेइंग्स कुछ खिलौने पाए गए हैं। फेइंग्स खिलौने टाइप के जो होते हैं छोटे छोटे, जैसे नौसेरा से आपने देखा है कि फेइंग्स के कुछ पार्ट मिले हैं। उसमें खिलौना गाड़ी है, बैलगाड़ी है, उसके उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। तो उनके अंदर जो है उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सूती कपड़े का प्रयोग किया गया था, उसके अंदर सूती कपड़ा भरा हुआ था, ऐसा भी प्रमाण हमको देखने को मिलता है। तो हड़प्पा कालीन जो लोग थे उनके वस्त्र जो हैं वो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि ये जो हैं क्या करते थे, ये सूती कपड़े का प्रयोग करते थे पहनने में। जब हम पहनावे की बात कर ही रहे हैं तो श्रृंगार की भी बात आएगी, स्वाभाविक सी बात है। और ये लोग श्रृंगार करने में भी अव्वल थे। ठीक है, ये श्रृंगार भी करते थे। वर्तमान समय में जैसे लोग श्रृंगार करते हैं वैसे ही ये भी श्रृंगार करते थे। जैसे कि एक उदाहरण मिलता है हड़प्पा का, हड़प्पा से एक उदाहरण मिलता है कि यहाँ से एक चूड़ी मिली हुई है जो कि अंडाकार है। अंडाकार चूड़ी के साक्ष्य मिले हुए हैं। अंडाकार जो चूड़ियाँ हैं उसके साक्ष्य मिले हुए हैं। इस अंडाकार चूड़ियों के साक्ष्य मिलने के साथ साथ आप देखेंगे तो तमाम प्रकार के और दूसरे साक्ष्य हैं जो ये महसूस कराते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से तमाम प्रकार के श्रृंगार की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। कई प्रकार के श्रृंगार की वस्तुएं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो से ही एक तांबे की क्लिप, जिसको आप हेयर पिन कह सकते हैं, हेयर पिन मिली है। और उस हेयर पिन पे एक कुत्ते का चित्र भी बना हुआ है और साथ ही साथ उसमें एक हिरन का भी चित्र बना है, जिसमें कुत्ता जो है वो हिरन के कान काट रहा है। तो इस तरीके की कलात्मक प्रवृत्ति वाली जो चीज़ें हैं वो भी हमको देखने को मिलती हैं। अर्थात फैशन जो उनके कल्चर में था वो अच्छी तरीके से शामिल था। जैसे आज के कल्चर में फैशन शामिल है, ठीक उसी प्रकार से उनके कल्चर में भी फैशन शामिल हुआ करते थे। वस्त्रों में एक और प्रकार मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, जैसे कि ये एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे माना जाता है कि ये किसी पुजारी की मूर्ति रही होगी। इसे पुजारी की मूर्ति माना जाता है। इस पुजारी की मूर्ति के पहनावे को अगर हम देखेंगे तो इससे ये स्पष्ट होता है कि सलीके से वस्त्र धारण करना भी इनके संस्कृति में शामिल था। और पुरुष जो हैं वो ऊपर वाला वस्त्र जो है वो पहनते थे, अर्थात जैसे कि अंगवस्त्र वगैरह होता है वो अंगवस्त्र धारण करते। तो इस प्रकार का एक अंगवस्त्र धारण किया है इन्होंने। इतना ही नहीं, अगर आप इस अंगवस्त्र के ऊपर गौर करेंगे तो इसके ऊपर इस तरीके के डिजाइन बने हुए हैं 3 पत्ती के। तो इसे बोला जाता है तिपत्तिया। इसे तिपत्तिया अलंकरण भी बोला जाता है, तिपत्तिया अलंकरण। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो तिपत्तिया अलंकरण की संस्कृति का प्रयोग करते थे, अलंकरण की जो प्रकार है उसका प्रयोग करते थे। और इसका स्पष्ट उदाहरण हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। और ऐसी अलंकरण की विधियाँ आज के समय में भी लोग प्रयोग करते हैं। वस्त्र निर्माण का उद्योग हो, भवन निर्माण का उद्योग हो, कलाकारी, पिच्चीकारी जो भी वगैरह होती हैं उसमें इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग आसानी से आपको देखने को मिलता है। एक और चीज़ पे आप गौर करेंगे तो आप देख सकते हैं केश सज्जा इनकी बहुत अच्छी है, देख सकते हैं आप। ठीक है, केश सज्जा बहुत अच्छी है, अर्थात जैसे बियर्ड है, अगर हम दाढ़ी की बात कर रहे हैं तो देख सकते हैं पूरी तरीके से दाढ़ी जो है वो शेप्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो केश सज्जा है वो केश विन्यास भी करना जानते थे। केश विन्यास या केश सज्जा जो है इनकी प्रमुखता है। केश विन्यास या केश सज्जा आप इसे कह सकते हैं या केश विन्यास कह सकते हैं। विन्यास का मतलब ही हो गया उसे थोड़ी तरीके से ठीक तरीके से व्यवस्थित क्रम में लगाना। तो ये सब चीज़ें इनकी विशेषताएं। कान में झुमके, बाली वगैरह मिले हैं जिसमें 4 कोने के तारे भी बने हुए हैं, 4 कोने वाला तारा स्टार भी बना हुआ है। तो कलात्मकता काफ़ी ज़्यादा इनबिल्टेड है इनके संस्कृति में। फैशन को ये शामिल करते हैं अपने कल्चर के अंदर।
आगे के चीज़ों में अगर हम और आगे बढ़ें तो सजावट की अगर हम बात करते हैं तो सजावट के लिए अगर आप देखेंगे तो इस समय जो प्राप्त जो वस्तुएं हैं, तमाम प्रकार की वस्तुएं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे मोहर की बात करते हैं अगर आप, या फिर अगर आप मोहर के अलावा ठप्पे या मोहर जिसको बोलते हैं, तमाम सारी मोहरें या ठप्पे मिले। अगर आप इनके बर्तनों की बात करोगे, ठीक है, तो बर्तन जो हैं वो काफ़ी डिज़ाइनर बर्तन है। इसके अलावा इन्होंने खिलौने का भी प्रयोग किया हुआ है। तो जो खिलौने हैं, जो मोहरे हैं और जो बर्तन इत्यादि हैं, उसमें काफ़ी सजावट की सामग्री का प्रयोग किया है। और सजावट की सामग्री में विभिन्न प्रकार के रंगों का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हैं। डिज़ाइन जो है वो चित्रकारी के माध्यम से भी बनाई गई है। चित्रकारी जिसको कह सकते हैं आप, कीलाकारी जो होती है वो कीलाकारी भी करी गई है। कीलाकारी का मतलब वो डिपिक्ट करके किसी चीज़ को खोद करके बनाना, ये वाली कला भी आपको देखने को मिलती है। ठप्पेकारी भी आपको दिखती है, ठप्पाकारी, जिसमें आपको ठप्पा मोहर जैसे इसका उदाहरण है सबसे बढ़िया। ठप्पेकारी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो विभिन्न प्रकार से सजावट इनकी संस्कृति और कला के अंदर शामिल हुआ करते थे। इनके बर्तन आप देखेंगे तो सजावटी बर्तन है, कई प्रकार के बर्तन और उपकरण वगैरह जो हैं वो सजावटी हैं। उपकरण की अगर हम यहाँ पे विशेषता बात करते हैं तो उपकरण की अगर हम विशेषता बात करेंगे तो यहाँ पर हमको ध्यान देना मिलेगा कि जो दैनिक उपयोग के उपकरण हैं, दैनिक उपयोग के जो उपकरण हैं वो हमको आसानी से देखने को मिल जाते हैं। दैनिक उपयोग के जो बर्तन हैं वो हमको आसानी से देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें दैनिक उपयोग के जो उपकरण है उसमें क्या किस प्रकार की चीज़ें हैं, ज़रा उसको देखें। तो जैसे मैंने कहा, दैनिक उपयोग में आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें गृह प्रयोग की, घर के प्रयोग की वस्तुएं हैं, जैसे चाकू इत्यादि है, या छोटे मोटे जो औजार हैं, छोटे औजार ये आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप औजारों की बात करते हैं तो यहीं पर आपको ध्यान रखना है, युद्ध के औजार नहीं देखने को मिलते। युद्ध के जो औजार हैं उनकी यहाँ पर कमी देखने को मिली है। यदि अगर कुछ इतिहासकारों को यहाँ से कुछ युद्ध के औजार मिले भी हैं तो वाणाग्र इत्यादि मिले हैं। वाणाग्र क्या होता है? बाण का जो आगे का हिस्सा होता है, ठीक है, जो इस तरीके का कोनिकल शेप में होता है या नुकीला जो भाग होता है उस तरीके का, तो वाणाग्र मिले हैं। वाणाग्र काफ़ी बड़ी मात्रा में मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शायद वो युद्ध की प्रवृत्ति में रहते हों। इससे ये भी एक उदाहरण देखने को मिलता है कि इस संस्कृति के लोगों के अंदर युद्ध की जो भावनाएं हैं वो नहीं है। अब इसको काफ़ी गहराई से आप समझ सकते हैं। अगर युद्ध के साक्ष्य बहुत कम मिले हैं या नहीं मिले हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस संस्कृति में भाईचारे की भावना बहुत ज़्यादा रही होगी। साधारण सी ये बात है, भाईचारे की भावना अत्यधिक मात्रा में रही होगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में रही होगी। और इसीलिए इसका अंदाज़ा इस प्रकार से भी लगाया जाता है कि जब इसके पतन के जब साक्ष्य ढूंढे जाते हैं तो एक तरफ कहा जाता है कि आर्यों के आक्रमण की वजह से ये नष्ट हो गए। तो एक क्वेश्चन बनता है मन में कि अगर आर्यों ने इनके ऊपर आक्रमण किया तो आर्य नष्ट क्यों नहीं हुए, यही क्यों नष्ट हुए? तो या तो आर्य इनसे बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ थे, या फिर इन्हें युद्ध लड़ना ही नहीं आता था, तो आसानी से ये युद्ध हार गए होंगे, या फिर मारे गए होंगे, या फिर कहीं माइग्रेट हो गए होंगे वगैरह। बहरहाल यदि अगर यहाँ से इस प्रमाणों के आधार पर इस निष्कर्ष पे पहुँचा जाए कि संस्कृति के लोग लड़ते झगड़ते नहीं रहे होंगे तो ये भाईचारे का एक अधिक और कह सकते हैं कि बहुत ही उत्कृष्ट समाज रहा होगा। उदाहरण के तौर पर आगे हम बात करेंगे अपने अन्य चीज़ों को अगर हम समझने का प्रयास करें। मनोरंजन के साधनों के अगर हम प्रयोग की बात करते हैं तो मनोरंजन के साधनों में कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ पहले उसके ऊपर, जिससे कि चर्चा हो जाए। देखिए यहाँ पर ये आप देखना चाहेंगे, ये क्या है? ये शतरंज का बोर्ड है, शतरंज का बोर्ड, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से शतरंज का बोर्ड भी प्राप्त हुआ है। उसकी जो गोटियां हैं, शतरंज की जो गोटियां होती है ना, उनको भी यहाँ से प्राप्त किया गया है, नहीं पाया गया है। तो शतरंज की गोटियां भी मिलती हैं, शतरंज का बोर्ड भी मिलता है। इसका मतलब खेलने के लिए इस एक प्रकार की चीज़ का तो वो आनंद उठाते ही थे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये लोग शिकार भी करते रहे होंगे, ऐसा भी माना जा सकता है। मनोरंजन के साधनों में ये शिकार भी करते रहे होंगे। इसके अलावा पासा भी देखने को मिला है कई जगहों से। इसके अलावा कई जगहों से लट्टू भी प्राप्त हुए हैं, कुछ जगहों से यहाँ पर पिट्ठू इत्यादि भी प्राप्त हुए हैं, कुछ जगहों से खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई है, खिलौना गाड़ी। अगर यहाँ पर इन सब चीज़ों की हम
अगर हम इनकी बात करें और इसकी बात करें तो हमें स्पष्ट रूप से ये बात पता चल रही है कि न सिर्फ बड़ों के मनोरंजन की वस्तुएं उपलब्ध हैं समाज में, बल्कि बच्चों के मनोरंजन के लिए भी यहाँ पर खिलौना गाड़ी उपलब्ध है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनोरंजन जैसे आज के समय में हम हर वर्ग के लोग मनोरंजन कर ही लेते हैं, उसी प्रकार से वहाँ के लोग भी, हर वर्ग के लोग जो है वो मनोरंजन करते थे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कई जगहों से ऐसी मोहरें प्राप्त हुई हैं, कई जगहों से ऐसी मोहर प्राप्त हुई हैं जिसमें मुर्गों की लड़ाई दिखाई गई है, मुर्गों की लड़ाई। अब मुर्गों की लड़ाई भी आप देखते हैं कई जगहों पर, प्राचीन सभ्यता में या प्राचीन भारतीय इतिहास में भी कई जगहों पर आपको ऐसे खेल देखने को मिल जाते हैं जिसमें बैल के युद्ध होते हैं, जिसमें मुर्गों के युद्ध होते हैं, जिसमें कबूतरबाजी होती है। ऐसे प्रकार के मनोरंजन के साधन प्राचीन मनोरंजन के साधन में गिने जाते थे और ऐसे मनोरंजन के साधन ये भी उपयोग करते थे। ये स्पष्ट बात हमको यहाँ से प्रकट होते हुए दिखाई देती है। तो कला एवं शिल्प के मामले में आप देखना, शिल्प का एक और उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और वो ये है, ये लोग मुखौटे का भी प्रयोग करते थे। मुखौटे, मुखौटे समझते हैं ना, जो मुंह के ऊपर इस तरीके से लगा लिया जाता है, तो वो मुखौटे का भी प्रयोग करते हैं। और ये मुखौटे जो हैं वो टेराकोटा के बने हुए हैं। ये मुखौटे किसके बने हुए हैं? टेराकोटा। टेराकोटा जो है वो एक प्रकार से मिट्टी का एक प्रकार होता है, ठीक है, पकी हुई मिट्टी का। टेराकोटा से जो है यहाँ पर ये मुखौटे मिले हैं और ये मुखौटे जो है हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से। तो हड़प्पा के वासियों के मुखौटे देख करके हमें अंदाज़ा लगाने को मिलता है। ऐसे हम लोग भी यूज़ करते हैं कई जगहों पर, जब हम कोई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, नृत्य गान प्रस्तुत करते हैं, या फिर कभी खेल में भी हम लोग मुखौटे का प्रयोग करते हैं इत्यादि वगैरह में, तो शायद ये भी इसका प्रयोग करते थे, मुखौटे का प्रयोग इस तरीके से मिले हैं। और इनके मुखौटों में आप देखेंगे ना तो ये ऐसे सींग सी कुछ निकली हुई है, ऐसे कुछ सींग सी निकली हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ भी सींग निकली है। जो कलाकारी यहाँ पर सर के ऊपर देखने को मिल रही है, सेम वही कलाकारी आपको यहाँ पर भी ऊपर देखने को मिलेंगी। ये छोटा सा कुछ पत्ती सा बना हुआ है और दो सींगें बनी हुई, इसकी एक सींग तो टूट गई, अगर बनी होती तो यहाँ तक ऐसे बनी होती। तो ये भी कुछ विशेषता शायद प्रकट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो अभी यहाँ पर उत्तर में नहीं निकल के आई हैं, लेकिन इस प्रकार की कलाकारी हमको देखने को मिलती है। तो इनकी कला एवं शिल्प जो है वो भी काफ़ी अव्वल ही रहा था, ठीक है। अब हम इनके धर्म के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर हम संस्कृति की बात कर रहे थे तो मैंने कहा धर्म को भी हमें टच करना ही पड़ेगा, छूना ही पड़ेगा। धर्म की जब हम बात करेंगे तो धार्मिक सिद्धांत प्रमुखता से अगर देखे जाएं तो दो प्रकार के होते हैं, और एक होता है आपका क्रियात्मक पक्ष किसी भी धर्म का, और एक होता है सैद्धांतिक पक्ष किसी भी धर्म का। जो क्रियात्मक पक्ष है, धर्म का जो क्रियात्मक पक्ष है, इसमें पूजा पाठ आती है, पूजा पाठ, और धर्म में विश्वास, धर्म में विश्वास, भौतिक अभौतिक चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेकिन सैद्धांतिक पक्ष की बात करेंगे तो ये धर्म के सिद्धांतों का वर्णन करता है, या यूं कह सकते हैं धर्म की दार्शनिकता, धर्म की दार्शनिकता इसमें प्रकट होती है। धर्म की दार्शनिकता प्रकट होती है इसमें। धर्म की दार्शनिकता होगी तो तार्किकता अपने आप आ जाएगी, तार्किकता, ठीक है, तार्किकता अपने आप आ जाएगी, यानी कि धर्म को तर्क के आधार पर माना जाएगा। और जब ये सब चीजें होंगी तो स्पष्ट रूप से धर्म के सिद्धांत कहीं ना कहीं लिखित होंगे। अब जब लिखित सिद्धांत हैं तो हो सकता है कि इनके समय में भी धर्म के लिखित सिद्धांत रहे हों, लेकिन आपको मालूम है कि तमाम सारी लिपियां प्राप्त होने के पश्चात भी और तमाम सारे अक्षरों की खोज होने के पश्चात भी इनकी जो सैंधवकालीन जो लिपि है वो अभी तक अपठनीय है। तो उनके धर्म के जो सैद्धांतिक पक्ष हैं हो सकता है कि वो प्रकट हों, पर हमें समझ में नहीं आते हैं अभी। इसलिए अगर हम सैंधवकालीन धार्मिक सिद्धांत की बात करेंगे तो उनके क्रियात्मक पक्ष को ही ध्यान में रख करके उनके धर्म को समझना ही हमारे पास में एक ऑप्शन बचता है। तो क्रियात्मक पक्ष के ऊपर अगर हम गौर करें तो हमको ये देखने को मिलेगा कि शायद ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे। ऐसा आभास होता है कि ये प्रकृति की पूजा ठीक तरीके से करते रहे होंगे, प्रकृति के उपासक माने जाते हैं, प्रकृति के उपासक। अब ये प्रकृति के उपासक किस आधार पर आप इनको कह सकते हो? इस आधार पर कह सकते हैं कि कुछ जगहों से इस प्रकार के एक, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो एक मोहर मिली हुई है, ये एक मोहर देख रहे हैं, ये जो मोहर है ये पृथ्वी माता की मोहर के तौर पर इसको माना गया है। जॉन मार्शल जो हैं, जॉन मार्शल ने एक जो मूर्ति प्राप्त हुई थी, इस मूर्ति में देखा गया कि एक स्त्री है जिसके गर्भ से, स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, ठीक है,
तो स्त्री के गर्भ से जब पौधा निकलता हुआ ये मोहर देखा गया तो माना जा रहा है कि ये जो है पृथ्वी माता है। मार्शल ने इनको जो है पृथ्वी माता कहा है। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि उर्वरता की देवी रही होंगी, उर्वरता की देवी। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये फर्टिलिटी जो है अगर उसकी पूजा कर रहे हैं, धरती की पूजा कर रहे हैं, जैसे हम लोग भी पृथ्वी की पूजा करते हैं, खेत की पूजा करते हैं, फसल की पूजा करते हैं, तमाम सारे धर्मों में कल्चर्स में देखने को मिलता है। तो इनका धार्मिक कल्चर इस तरीके का है जो आज के धार्मिक कल्चर से काफ़ी हद तक मिलता जुलता हमें समझ में आता है। ठीक है, इसके अलावा तमाम सारी ऐसी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिसमें स्त्री का रूप दिखाया गया है और इसी वजह से इसे मातृदेवी भी कहा जा रहा है, मातृदेवी इन्हें कहा जाता है। और इन सब से यह अंदाजा लगाया जाता है कि हड़प्पा कालीन जो संस्कृति है वो मातृसत्तात्मक रही होगी, मातृसत्तात्मक। हड़प्पा कालीन जो संस्कृति रही होगी वो संभवतः मातृसत्तात्मक रही होगी, यानी मैट्रियोर्कल रही होगी। आज के समाज की अगर हम तुलना करते हैं तो भावनात्मक रूप से भले ही हम मातृसत्तात्मक ना हो, लेकिन धार्मिक रूप से हम मातृसत्तात्मक होते ही हैं। तो हमारे यहाँ जो पूजा पाठ का जो क्रम हमको देखने को मिल रहा है, जैसा कि यहाँ पर हमने आपको बताया कि क्रियात्मक पक्ष और सैद्धांतिक पक्ष हैं, तो क्रियात्मक पक्ष और सैद्धांतिक पक्ष में आपको यही पॉइंट हमने समझाने का प्रयास किया कि मातृशक्ति की ये लोग पूजा करते रहे होंगे। ठीक है, अब एक चीज और देखने को मिलती है कि ये जो मूर्ति है उर्वरता की देवी की, इन्हीं उर्वरता की देवी का जो पिछला हिस्सा है, पिछला भाग किसका? उर्वरता की देवी का, उर्वरता की देवी का। इसके पिछले भाग पे भी एक चित्र मतलब उत्कृट है, खोदा गया है। और उसमें क्या है? उसमें एक स्त्री है जिसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा रखे हैं और इसके ठीक सामने एक पुरुष है। तो ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि शायद पुरुष के द्वारा यहां पर बलि दी जा रही है, किसी स्त्री पूजा के समय में या मातृ पूजा के समय में या फिर खेती बाड़ी करते समय में, किसी भी समय में ऐसे तमाम सारे प्रयोग करते हैं हम लोग। तो इस समय बलि प्रथा, तो ये एक बलि प्रथा का उदाहरण भी हमको देखने को मिलता है। एक जगह से स्त्री का एक मुहर मिला हुआ है जिसके साथ में उसका छोटा सा बच्चा भी है, उसका संतान भी है। तो डिफरेंट कल्चर्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बार बार स्त्री की पूजा होते हुए यहाँ पर देखने को मिल रही है, बार बार स्त्री का कह सकते हैं मोहर है वो देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से कहा जाता है कि इनका कल्चर जो है वो मातृसत्तात्मक रहा होगा। लेकिन क्या वो पुरुष की पूजा नहीं करते थे? क्या पुरुष देवता नहीं होते थे? तो इसका उदाहरण है पुरुष देवता भी रहे होंगे। जैसे कि यहां पर एक मोहर आप देख सकते हो, ये मोहर जो है इसको कहा गया है, ये जॉन मैके के द्वारा खोजा गया था और इसका पशुपति शिव के नाम पर नामकरण जो है जॉन मार्शल ने किया है। और इसमें देखने को आपको मिलेगा कि एक व्यक्ति जो है वो योग आसन की मुद्रा में है। अब योग आसन से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि योगासन वगैरह भी ये करते थे, ये भी एक कल्चर है, ये भी प्राचीन कल्चर है योग आसन करना। तो एक तो हमको ये समझ में आता है। दूसरा, इसे पशुपति शिव कहने के पीछे अर्थ ये है कि इसके सिर पर सींग का ताज है, सींग का ताज। ठीक है, बैठने के आसन को अगर देखा जाए तो वो भी ऊंचा आसन है, जैसे कि शिव का आसन ऊंचा रहता है वैसे ही इस व्यक्ति के चारों ओर अगर हम देखेंगे तो पशु हैं और पशुओं की संख्या जो है यहाँ पर 6 बताई गई है और 5 प्रकार के पशु हैं। 5 प्रकार के 6 पशु यहाँ देखने को मिलते हैं। कैसे वो 5 प्रकार के 6 पशु हैं, जरा देखिए। 5 प्रकार के 6 पशु, जरा देखिए यहाँ पर ये जो योगी बैठा हुआ है इसके दाईं ओर देखें। ऐसे मैं सामने आ जाता हूं तो मेरा राइट हैंड इधर की ओर है, तो इस तरफ आप देखोगे तो यहां पर आपको ये हाथी और ये यहां पर आपको चीता, हाथी और चीता 2 पशु आपको यहां पर देखने को मिलते हैं दाईं ओर। बाईं ओर आप देखेंगे तो यहां पर आपको गैंडा देखने को मिलेगा और यहां पर आपको भैंसा देखने को मिलेगा, गैंडा और भैंसा है। नीचे की ओर ये एक थोड़ा सा टुकड़ा टूट गया है, लेकिन नीचे की ओर यहाँ पर हिरन के बच्चे हैं, हिरन के बच्चे देखने को मिल रहे हैं। तो हिरन का बच्चा यानी हिरन 1 हो गया, भैंसा और गेंडा 3 हो गए और चीता और हाथी 5 हो गए। तो 5 प्रकार के 6 पशु हैं टोटल, क्योंकि हिरन के 2 बच्चे देखने को मिले हैं, इसलिए यहाँ पर 6 पशु देखने को मिले। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अगर देखा जाए
तो भले ही ओवरऑल ये पूरी की पूरा चित्र पशुपति शिव को प्रदर्शित होता हो, लेकिन ऐसा इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो पशुपति शिव हैं अगर, तो शिव के प्रमुख जो वाहन है नंदी, वो यहाँ पे एब्सेंट है, अर्थात बैल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ लोगों का तर्क ये है कि ये जो भैंसे की आकृति में जो चित्र बना हुआ है ये भैंसा नहीं है, बैल है, और कुछ लोग इसे भैंसे की आकृति देते हैं। इस पर तो मतभेद है। इसके अलावा आप इसी को देखेंगे तो इस पर 6 अंकों वाला या 6 वर्णों वाला आप देख सकते हैं कोई चीज यहाँ पर लिखावट के रूप में है, जिसमें 6 वर्ण हैं। अब ये क्या लिखा है ये तो अभी तक अपठनीय है, इसका मतलब वो लेखन की कला में भी माहिर हैं, स्क्रिप्टेड हैं। ऐसा नहीं कि स्क्रिप्ट उनके पास नहीं लिखने के लिए है या फिर उनको जो है लिखना पढ़ना नहीं आता है, भले ही उनकी चीज़ें हम ना पढ़ पा रहे हैं। तो पुरुष देवताओं के भी हमको यहाँ पर उदाहरण देखने को आसानी से मिल ही जाते हैं। पूजा पाठ में आप चलेंगे तो वृक्ष की पूजा हो रही है और पीपल की पूजा के उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। पीपल को अश्वत्थ भी कहा जाता है, अश्वत्थ। महाभारत की जब बात आती है तो महाभारत में भगवान कृष्ण अपने आप का जब विस्तार बताते हैं तो वो कहते हैं कि मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूँ। मतलब वृक्ष में सबसे फैला हुआ वृक्ष जो होता है वो कौन सा होता है? वटवृक्ष को माना गया है। तो ये कहते हैं कि मेरा विस्तार इस तरीके का है जैसे कि वृक्षों में अश्वत्थ। तो अश्वत्थ की पूजा, वृक्ष की पूजा यहाँ पर देखने को मिलती है, जल की पूजा देखने को मिलती है, वायु के पूजा के उदाहरण देखने को मिलते हैं, अग्नि के पूजा के उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब इन सब चीजों की जब आप पूजा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको प्रकृति का उपासक माना जाएगा। प्रकृति का उपासक अर्थात प्रकृति की पूजा करने वाला, ऐसा माना जाएगा कि आप प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, तो इनके कल्चर से आपको ये बात स्पष्ट हो रही होगी कि ये लोग किस प्रकार की पूजा पाठ में संलिप्त रहे होंगे। इसके अलावा कई जगहों से ताबीजें देखने को मिली हैं, ताबीज। और ताबीज जब देखने को मिली है तो ऐसा महसूस होता है कि शायद वो भी जादू टोने पर, जादू टोना या फिर भूत प्रेत पर विश्वास रखते रहे होंगे। जादू टोना या फिर भूत प्रेत पर ये लोग विश्वास रखते रहे होंगे, ऐसा यहां पर माना जा सकता है। इसके अलावा कुबड़ वाले बैल वगैरह भी कई जगहों से मिले। अंत्येष्टि संस्कार की अगर हम बात करेंगे, यानी कि मृत्यु के संस्कार की अगर हम बात करेंगे, तो अंत्येष्टि संस्कार जो है उसके 3 रूप देखने को मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। यानी कि किसी को दफनाए जाने का कल्चर अगर देखें तो वो कल्चर 3 प्रकार का है। और वो कल्चर 3 प्रकार का किस तरीके से है? एक तो है पूर्ण समाधिकरण, एक वर्णन है जिसमें पूर्ण समाधिकरण है, समाधिकरण। दूसरा जो है वो आंशिक समाधिकरण है, आंशिक समाधिकरण। और तीसरा जो वर्णन है वो दाह संस्कार का है, दाह संस्कार। 3 प्रकार के संस्कार हमको अंत्येष्टि के देखने को मिलते हैं। यानी फ्यूनरल के केसेस में देखेंगे तो 3 प्रकार के स्टेप्स देखने को मिलेंगे। एक है पूर्ण समाधिकरण, का मतलब होता है किसी भी शव को दफना देना, दफना देना, किसी भी शव को दफना देना, दफन कर दिया गया नीचे मिट्टी खोद करके, दफना देने की प्रक्रिया। और एक प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी जो कि आंशिक शवाधान की है, जिसको आप बोल सकते हैं ये बहारनपुर से मिला है, बहारनपुर है शायद, बहालपुर है, बहालपुर, ये पंजाब का जगह है, पंजाब का। थोड़ा सा एक बार आप लोग चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, शायद ये बहालपुर का प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत हुआ हो, पर बहालपुर पंजाब से ये एक उदाहरण देखने को मिलता है जो आंशिक शवाधान का है। आंशिक शवाधान का मतलब या आंशिक रूप से समाधिकरण का मतलब ये है कि जब मृत्यु हो गई किसी व्यक्ति की तो उस शरीर को किसी जंगल में या किसी खुले स्थान पर छोड़ दिया गया, जिससे कि उस शव को लोग खा सकें। मतलब लोग का मतलब वो जो जीव हैं जो मांस पर ही डिपेंड होते हैं, जो शिकार नहीं कर पाते हैं, या फिर छोटे जीव जो हैं। तो अगर आप इस कल्चर को समझने का प्रयास करेंगे तो इसके पीछे काफी गहन एक तर्क हो सकता है, जिसको आज का समाज एक्सेप्ट शायद ना कर पाए। आपके मृत्यु के बाद आपके शरीर का कोई इस्तेमाल नहीं है, आपने उसे दफना दिया। जब हम परोपकारी समाज की बात करते हैं तो परोपकार जो है वो किस हद तक है, इसका मतलब शायद इनको मृत्यु से मोह नहीं रहता होगा बहुत ज्यादा, मृत्यु से भय नहीं रहता होगा बहुत ज्यादा। तो इस बात को वो स्वतः ही या सहज ही स्वीकार कर लेते थे कि ठीक है मृत्यु हुई है, अब और उसके बाद भी अगर किसी के वो काम आ सकता है तो वाई नॉट, इसको रखा जाता था। आज के समय में तो इसको नहीं सोचा जा सकता, लेकिन उस समय ये काम किया गया था। ऐसे उदाहरण कई दूसरी संस्कृति में भी देखने को मिलते हैं
कि शव को जो है बड़े ऊंचे टीले पर बांध दिया जाता था और वहां पर चील कौवे वगैरह जब खा लेते थे और जो शेष अंश बचता था उस शेष अंश को दफनाया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया भी देखने को मिलती है। बाकी दाह संस्कार तो आपको मालूम ही है। इसके अलावा आप हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा में 2 प्रकार के आपको शवाधान देखने को मिलते हैं। एक का नाम R37 रखा गया है। R37 में 3 कक्षों वाला एक शवाधान भी है, जिसमें लकड़ी का एक कोफिन भी देखने को मिला है। माना जाता है कि शायद ये किसी हड़प्पा कालीन मृत व्यक्ति का शव नहीं, कोई विदेशी आया होगा, शायद उसको वहां पे दफनाया गया इस डिफरेंट टाइप के कल्चर में। इसके अलावा एक दूसरे प्रकार का भी यहाँ पर शवाधान देखने को मिलता है, जिसे कब्रिस्तान H कहा गया है। R37 और H 2 प्रकार के अलग अलग कल्चर के जो ये शव दफनाने के जो शवाधान के जो स्थान देखने को मिले हैं, कब्रिस्तान जिन्हें आप कहते हैं, वो यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा हड़प्पा से मोहनजोदड़ो से बहुत ही कम मात्रा में या अल्प मात्रा में ही कह सकते हैं, हड़प्पा में ज़्यादा आपको वो नहीं देखने को मिले। ये जो शवाधान के जो स्थल हैं ये नहीं देखने को मिलते हैं, हड़प्पा नहीं, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो अंत्येष्टि संस्कार भी इनका उसी तरीके से है जैसे आधुनिक काल में होता है। कई जगहों पर वृक्ष पूजा, अच्छा वृक्ष पूजा से संबंधित ये एक चित्र आपके सामने है, अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करते हैं और कई इतिहासकारों ने ऐसा माना है कि जो पीपल के देवता हैं, पीपल के देवता का वाहन इस एक सींग वाले जानवर को माना गया है, जिसे यूनिकॉर्न के रूप में माना जाता है। तो यूनिकॉर्न रहा होगा ऐसा माना जाता है। इसके अलावा ये लोग नाग की भी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, लिंग एवं योनि की भी पूजा करते हैं। लिंग एवं योनि के उदाहरण आपको हड़प्पा से देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से फाक्ता पक्षी की भी पूजा कर रहे हैं। ये तमाम प्रकार के कल्चर हमको पूजा और अंत्येष्टि के रूप में देखने को मिले। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। शिल्प उद्योग के बारे में मैंने आपको बताया कि शिल्प उद्योग में ये लोग बहुत ही निपुण थे। जैसे कि अगर आप देखोगे तो हाथी दांत के पैमाने बनाना जानते थे, लकड़ी के हल बनाना जानते थे, लकड़ी के हल ये लोग बनाना जानते थे। इसके अलावा हड्डी की सुई बनाना जानते थे, हड्डी की सुई बनाना जानते थे, जिससे कि कपड़े वगैरह सिले जा सकते हो। कपड़ा बनाने में कताई बुनाई के औजार देखने को मिलते हैं। कताई बुनाई के औजार हमको देखने को मिलते हैं, वो भी उत्कृष्ट औजार हैं। ये उत्कृष्ट औजार का मतलब कि काफ़ी डेवलप्ड हैं, ये तेजी से ये सब चीज़ें कर सकते थे, बना सकते थे। तो बड़े सुंदर सुंदर वस्त्रों पर डिज़ाइन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही अभी थोड़ी देर पहले कि एक पुजारी था जिसने ओढ़नी ओढ़ी थी, वो कितनी डिज़ाइनर ओढ़नी थी। इसके अलावा आप देखोगे तो ये सूती वस्त्र उद्योग में तो माहिर हैं ही हैं। सूती वस्त्र उद्योग में माहिर हैं। इसके अलावा ऊनी वस्त्र उद्योग में भी ये माहिर हैं। ठीक है, इसके अलावा लोहे का ज्ञान इनको नहीं है, ये एक अलग बात है। लेकिन तांबे के औजार ये जो हैं वो बना सकते हैं। तो शिल्पकारी में काफ़ी अव्वल हैं। लकड़ी के वस्तुएं जो हैं, लकड़ी की वस्तुएं ये भी ये बनाना जानते हैं अच्छी तरीके से। तो शिल्पकारी में ये अव्वल हैं, श्रेष्ठ हैं बहुत अधिक, आज की मानव की तरह। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आज का ये जो पॉइंट है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो समझ में आई होंगी। आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार एक बुक यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी गई है, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं और ये ऑर्डर करने के लिए आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाकर के सीधा आपको लिंक दिया गया, या फिर फ्लिपकार्ट या अमेजन की वेबसाइट पे आकर के भी आप सीधा यहाँ से इसको परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक और शानदार चीज़ है, वो ये है कि 31 मई 2022 से पहले यदि अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हुए, जो कि VRUP है, इस कोड का इस्तेमाल करते हुए अगर आप उत्तर प्रदेश PCS का स्मार्ट कोर्स परचेज करेंगे तो इसके लिए आपको 20,000 रुपये की रकम नहीं देनी पड़ेगी। जस्ट आप 5,000 के आसपास का अमाउंट देंगे और आसानी से आपको ये अवेल हो जाएगा। तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में यूपी का पूरा कोर्स आपके सामने रखा हुआ है। अपडेटेड कोर्स है, उसमें नए कोर्सेज भी शामिल होने शुरू हो चुके हैं, जिसमें मैंने हिस्ट्री जो है वो आपको पढ़ाया हुआ है, इतिहास पढ़ाया हुआ है। तो आप शुरू से लेकर के अंत तक के हिस्ट्री का सारा सेक्शन एक एक करके ले सकते हो, पढ़ सकते हो।
तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है अगर आप 2023 को टारगेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस का कोर्स भी आपको अवेलेबल है। इसके लिए कोड यूज़ करना पड़ेगा VIRADFLASH विरत फ्लैश, ये कोड इस्तेमाल करेंगे और आपको ये जस्ट 9,999 में मिल जाएगा आसानी से। आशा करते हैं कि आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। किसी भी व्यक्ति के मन में कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। स्टडी IQ में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ही पूछ सकते हो, और साथ ही साथ आप हमें इस सोशल मीडिया में कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं और हमसे क्वेरी कर सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे। इसके अलावा आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, अपने मित्रों को बताइए, भाइयों बंधुओं को, और तैयारी में जुट जाइए ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि अब आपका SDM बनने का सपना हमारे साथ पूरा होने वाला है। आज के इस सेशन में फिलहाल इतना ही, मुलाकात करेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।